हेलो स्टूडेंट, दिस इज जैन एंड वेलकम टू रेयर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कॉलिजन के बारे में। तो बच्चों, आज हम कॉलिजन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कॉलिजन के हम कितने केसेस को डिफाइन कर सकते हैं और किस किस तरीके की सिचुएशन से कॉलिजन हो सकता है। तो बच्चों, आज के लेक्चर को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको 100% टॉपिक क्लियर होगा। तो बच्चों, आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कॉलिजन का रियलिटी में मीन्स क्या होता है। बच्चों, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि कॉलिजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ों का टकराना। अगर कहीं ना कहीं दो चीज़ें अगर आपस में टकराती हैं तो वो कोलाइड करती हैं। कोलाइड करने पे वहाँ पे उनकी वेलोसिटी में चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक तरीके से डिफाइन करूँगा। सबसे पहले कॉलिजन के अंदर यहाँ पे हमें बहुत सारे केसेस को जानना पड़ता है। तो बच्चों, सबसे पहला केस हम जानते हैं कॉलिजन में हम पढ़ते हैं इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है बच्चों, इस इलास्टिक कॉलिजन को हम बच्चों परफेक्टली कॉलिजन भी बोलते हैं। और बच्चों, इसका हम एक दूसरे नाम से इसको और जान सकते हैं। इसको बच्चों हम हेड ऑन कॉलिजन के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पे हेड ऑन कॉलिजन का नाम लिखा है, तो हेड ऑन कॉलिजन का मतलब बच्चों, हेड से आपको पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं उनके हेड आपस में टकरा रहे हैं, तो जो कॉलिजन हो रहा है, इसीलिए हमने उसको हेड ऑन कॉलिजन का नाम दिया है। तो बच्चों, हेड ऑन कॉलिजन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक एनालाइज बताऊँगा। यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले लाइन ऑफ मोशन और दूसरा बच्चों हमारा जो पॉइंट रहेगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो बच्चों, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये इस कंडीशन में काफ़ी नेसेसरी होने वाले हैं। इसलिए नेसेसरी होंगे क्योंकि इसी भी पे आप पता कर पाओगे कि हम जो कॉलिजन कर रहे हैं वो हमारा इलास्टिक कॉलिजन है या हमारा इन इलास्टिक कॉलिजन है। तो कॉलिजन में भी हम दो टाइप पढ़ेंगे, पहला इलास्टिक कॉलिजन और दूसरा इन इलास्टिक कॉलिजन। तो बच्चों, आज के लेक्चर को हम शुरू करेंगे इलास्टिक कॉलिजन के साथ। बच्चों, इलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है कि अगर वहाँ पे लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है तो इस कॉलिजन को हम लाइन ऑफ, अगर बच्चों हमारे पास लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है तो इस कॉलिजन को हम इलास्टिक कॉलिजन के नाम से जानते हैं। जैसा कि बच्चों, हम यहाँ पे आपको इसके डेरिवेशन भी बताएंगे, यहाँ पे आपके वेलोसिटी के फॉर्मूले भी आपको निकाल के दिखाएंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बिगिनिंग करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम आपको बाई फिगर आपको समझाने भी वाले हैं कि इलास्टिक कॉलिजन रियलिटी में होता क्या है, लाइन ऑफ मोशन क्या होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कॉलिजन को एक बेसिक फिगर से हम आपको बताने वाले हैं और यहीं पे हम आपको लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन की भी डेफिनेशन बताने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा इनिशियली में मेरे पास दो बॉल हैं और इस बॉल का मास m1 है और इस बॉल का मास m2 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने दो बॉल्स ले रखी है। जैसा कि बच्चों मैंने कहा ये मेरे पास टू बॉल्स हैं, इसका मास m1 है और इस दूसरी वाली बॉल का मास m2 है। ठीक है बच्चों, तो इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो मैंने u1 लिखी है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है और वो ut लिखी है। और बच्चों, दोनों बॉल को सेम डायरेक्शन में मैंने रिप्रेजेंट किया है, मतलब दोनों बॉल सेम डायरेक्शन में अगर जा रही हैं तो बच्चों यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई होगा कि ये जो u1 की वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी तभी वो u2 के कोलाइड कर पाएगी। अगर बच्चों u2 की ज़्यादा होगी और u1 की कम होगी तो u2 आगे चली जाएगी, तो यहाँ पे u1 उससे कोलाइड नहीं कर पाएगी। यानी कि बच्चों, किस बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि u1 की वेलोसिटी वो मोर देन होगी बच्चों किससे, u2 से। ठीक है बच्चों, तो पहला तो मैंने जाना कि किस बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो हमें पता चला कि पहले वाले बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी सेकंड वाली बॉल से। बिकॉज अगर सेकंड वाले बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो पहली वाली बॉल सेकंड वाले से कोलाइड नहीं कर पाएगी। ये आपको ये प्रैक्टिकली आप सोच भी सकते हो। अगर मान के चलो ये बंदा तेज चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, तो ये इससे मिल ही नहीं पाएगा। यानी कि इसको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी और इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मैंने कहा यहाँ पे इस कंडीशन को मैंने डिफाइन किया बिफोर कॉलिजन। अब बच्चों क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हमने एनालाइज किया ये दोनों बॉल आपस में टकरा गई। अच्छा बच्चों, जब दो बॉल आपस में टकराएंगी तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे अब इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से हम इसको दिखाते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन दोनों बॉल की जो शेप है वो कहीं ना कहीं डिफॉर्म होती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग
कॉलिजन। और ड्यूरिंग कॉलिजन के समय बच्चों क्या हुआ, ये जो बॉल थे आपस में जब कोलाइड हुए तो कोलाइड करने पे कहीं ना कहीं ये बॉल अपने से, अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको मामूली सा डिफॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे ये जो शेप इसको इस तरीके से डिफाइन किया है, मैंने कहा ये इसका डिफॉर्मेशन हुआ है। डिफॉर्मेशन के होने के बाद बच्चों ये बॉल क्या होती हैं, वापस से अपनी सेम सिचुएशन में आ जाती हैं, यानी कि बच्चों दोनों बॉलें वापस से, ठीक है बच्चों, दोनों बॉलें वापस से अपनी शेप को रिगेन कर लेती हैं। यानी कि बच्चों हम यहाँ पे आपको ये समझाना चाहते हैं कि इनिशियल में बॉलों की काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, लेकिन ड्यूरिंग कॉलिजन के समय उन्होंने काइनेटिक एनर्जी को कुछ लूज किया और फाइनल में आपने एनालाइज किया कि उनके पास जो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी थी वही लास्ट में जाके काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो बच्चों इस तरीके के कॉलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। मतलब बच्चों जितनी उनकी शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही उसकी बाद में काइनेटिक एनर्जी मिली, यानी कि यहाँ पे जो बीच में डिफॉर्मेशन हुआ था उससे आगे वाले पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बस थोड़ी सी एनर्जी जो लूज की थी वो डिफॉर्मेशन के समय हुआ था, अदरवाइज फाइनल में उनकी एनर्जी फिर से सेम हो गई। यानी कि बच्चों इस कंडीशन को हम जानते हैं इलास्टिक कॉलिजन के नाम से। मैंने कहा कि बॉल का मास तो m1 ही रहेगा, इसका m2, ठीक है बच्चों। और मैंने कहा अब की बार ये कोलाइड के बाद इनकी वेलोसिटी, इसकी v2 और इसकी v1, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि कॉलिजन के अंदर हम जानते हैं कि यहाँ पे हमने कहा कि शुरुआत में जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वही बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल में मिली, बिकॉज यहाँ पे जो कॉलिजन है वो इलास्टिक कॉलिजन है। इलास्टिक कॉलिजन में बच्चों क्या रहता है कि जितनी एनर्जी उसकी शुरू में थी उतनी ही एनर्जी उसकी फाइनल में मिली, यानी कि बीच में जब डिफॉर्मेशन हुआ तब उसने अपनी कुछ एनर्जी को लॉस किया, लेकिन जब फाइनल सिचुएशन में जाते जाते उसने उस एनर्जी को फिर से गेन कर लिया। इसी को बोलते हैं बच्चों इलास्टिक कॉलिजन। मैं आपको बार बार वर्ड इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों इसी से आपको पता चलेगा कि इलास्टिक क्या होता है और इलास्टिक क्या होता है। अब बच्चों यहाँ पे मैंने दो चीज़ों के बारे में आपको बताया था, पहला कि पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट और दूसरा पॉइंट ऑफ मोशन। तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने कहा कि जब ये बॉल इससे टकराई थी तो दोनों सेम मोशन में है, यानी कि बच्चों दोनों का पॉइंट भी सेम है, और ड्यूरिंग कॉलिजन के बाद भी इनका जो मोशन है वो भी फिर से बच्चों सेम है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही किसके इक्वल है, लाइन ऑफ मोशन के इक्वल है। इसीलिए इस कॉलिजन को हमने इलास्टिक कॉलिजन या परफेक्टली कॉलिजन बोला है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इसके डेरिवेशन को हम कैसे कर सकते हैं। शुरू में बच्चों बोला मैंने कहा कि इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल और फाइनल आपस में इक्वल थी। तो मैं यहाँ से आपके पास लिखता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल में थी वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल में मिली। यानी कि बच्चों अगर मैं यहाँ से इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पुट करूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस बॉल के रिस्पेक्ट में 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, और इस बॉल के रिस्पेक्ट में तो 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू बच्चों फाइनल की बात करते हैं तो फाइनल में यहाँ पे वेलोसिटी v1 मिली और दूसरी वाली की v2 मिली। तो मैं लिख सकता था 1/2 m1 v1 का स्क्वायर और 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। तो बच्चों 1/2 और 1/2 आप देखते हो कि दोनों तरफ सेम फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो 1/2 को अपन कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चा m1 u1 स्क्वायर, यहाँ पे बच्चा m2 u2 स्क्वायर, यहाँ पे बच्चा m1 v1 स्क्वायर, यहाँ पे बच्चा m2 v2 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे आता है बेसिक कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन अगर आप अच्छे से करोगे तो डेरिवेशन आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो बच्चों अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा कि m1 और m1 के फंक्शन सेम साइड करेंगे और m2 और m2 के फंक्शन सेम साइड करेंगे। तो मैंने क्या किया बच्चों, m1 u1 का स्क्वायर इसको इधर लेके आ गया तो m1 v1 का स्क्वायर, यहाँ पे मिला बच्चों m2 v2 का स्क्वायर और माइनस का m2 u2 का स्क्वायर। इनमें से बच्चों हमारे पास m1 कॉमन आ जाएगा तो हमें मिला u1 का स्क्वायर माइनस का v1 का स्क्वायर। यहाँ से m2 कॉमन लिया तो बच्चों हमें मिला v2 का स्क्वायर और माइनस का u2 का स्क्वायर। अगर बच्चों आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है तो यहाँ पे आप उस आइडेंटिटी को मेंशन कर सकते हो। तो मैंने कहा यहाँ पे लिखा m1 और ये मिलेगा u1 माइनस b1 और इसी के साथ u1 प्लस b1। सिमिलरली बच्चों m2 को यहाँ पे लिखा, ये लिखा v2 प्लस u2
और V2 माइनस U2। तो बच्चों ये मैंने इसकी एक इक्वेशन निकाल दी। कब बच्चों? जब मैंने कहा कि बिफोर काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इज इक्वल टू आफ्टर काइनेटिक एनर्जी। मैं बोल सकता था कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी कंजर्व्ड है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता चल जाती है, अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो एनर्जी के रिस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि इसका मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा। बिकॉज बच्चों यहाँ पे बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं है, यानी कि जैसा कि हमने पढ़ रखा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो के इक्वल होता है तो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि dp अपॉन dt भी जीरो के इक्वल होगा। तो dp अपॉन dt इक्वल टू जीरो होगा तो p इज इक्वल टू हम कांस्टेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता था कि इनिशियल मोमेंटम बच्चों किसके बराबर होगा? फाइनल मोमेंटम के। तो इस सिचुएशन को जैसा कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व भी करेंगे। मैंने कहा कि इसका इनिशियल मोमेंटम ही किसके बराबर था? फाइनल मोमेंटम के। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे इलास्टिक कॉलिजन है। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा, और बच्चों जितने भी कॉलिजन के केस पढ़ोगे तो हर केस में आपको मोमेंटम को कंजर्व करना पड़ेगा। एनर्जी चेंज हो जाएगी लेकिन आपका मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड ही रहेगा। तो बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व्ड। अच्छा बच्चों, अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो मैं लिख सकता हूँ P इनिशियल जितना था उतना ही P फाइनल है। तो मोमेंटम हम एक एक करके डिफाइन कर सकते हैं। इस बॉल के रिस्पेक्ट में देखा तो मोमेंटम मिला मुझे m1u1 प्लस दूसरी वाली बॉल के रिस्पेक्ट में देखा तो हमें मिला m2u2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू, हमने बच्चों यहाँ पे देखा तो हमें मिला m1v1 और प्लस m2v2। तो बच्चों यहाँ पे मैंने मोमेंटम भी आपके सामने कंजर्व करके यहाँ पे इक्वेशन आपको बना के दी है। सिमिलर सिचुएशन का यूज करेंगे लास्ट वाले की तरह। m1 और m1 को सेम साइड लेंगे, m2 और m2 को सेम साइड लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या करेंगे? m1 और m1 को सेम साइड लेंगे। तो मैंने लिखा m1u1 माइनस का m1v1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू m2v2 और माइनस का m2 और u2। इतना करने के बाद बच्चों यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा m1 तो हमें मिला u1 माइनस b1 और यहाँ से कॉमन लिया m2 तो हमें मिला v2 माइनस u2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से पहले मैंने आपके सामने एक इक्वेशन फिर से बना दी कि m1 u1 माइनस b1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 के इक्वल है। इस बच्चों इक्वेशन को मैंने सेकंड इक्वेशन के नाम से डिनोट किया और यहाँ पे जो लिखा था इसको फर्स्ट इक्वेशन के नाम से डिनोट किया। अब बच्चों हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं आपको विजुलाइज हो रखा होगा कि m1 b1 माइनस u1 ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर मैं फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड को चेंज करूंगा तो कुछ ना कुछ हमें कैंसिल आउट होगा और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसको नोट डाउन करोगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे चेंज करूंगा और आपके सामने इस डेरिवेशन को कंप्लीट करूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे। मैंने कहा कि आपके पास m1 u1 माइनस b1 है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूँ बच्चों, जैसा कि मैं आपके सामने लिखूंगा m2 और ब्रैकेट में v2 माइनस u2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे इसके साथ एक फंक्शन और लिखा है u1 प्लस b1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू, बच्चों जो यहाँ पे सामने फंक्शन लिखा है इसको भी मैंने नोट डाउन किया तो हमें मिला m2 और b2 और प्लस का u2 और इसी के साथ यहाँ पे जो एक फंक्शन बचा है वो हमारा v2 माइनस u2 बचा है। इतना करने के बाद बच्चों अब यहाँ पे जो फंक्शन कैंसिल आउट होंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने क्या किया है, इस m1 u1 माइनस b1 की जगह मैंने यहाँ पे m2 और v2 माइनस u2 को चेंज किया है। चेंज करने के बाद बच्चों हमें फील हुआ यहाँ पे m2 से m2 कैंसिल और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन था ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, v2 माइनस u2 कैंसिल। ठीक है बच्चों, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे जो फंक्शन मिला वो हमें मिला u1 प्लस b1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैं यहाँ से किसी एक फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि हमें b1 और v2 में से किसी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने कहा बच्चों यहाँ से b1 की वैल्यू आप निकाल लो, तो b1 की वैल्यू मिलेगी v2 प्लस u2 और माइनस का u1। ठीक है बच्चों, और यहीं से अगर मैं v2 के टर्म में इसको निकालूँ तो v2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा u1 प्लस b1 और माइनस का u2।
तो ये दोनों वैल्यू को मैंने निकाल लिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस V1 की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा तो हमें कुछ फंक्शन मिलेगा और यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो बच्चों पहले आप इतना नोट डाउन करोगे, इसी के साथ हम अब वैल्यू को पुट करेंगे और आपके सामने फॉर्मूला को मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैं इसको इरेज करूँगा, अब बच्चों देखो हम क्या करने वाले हैं। मेरे पास जो इक्वेशन लिखी है मैंने लिखा m1u1 और प्लस m2u2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2 और v2। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे v1 और v2 यहाँ पे दो फंक्शन को अगर चेंज करेंगे तो मैंने लिखा m1u1 और इसको लिखा m2 और u2। बिगिनिंग में मैंने बच्चों क्या किया, v1 को चेंज कर दिया तो m1 को एज इट इज लिखा, इस v1 की जगह लिखा v2 और u2 और माइनस का u1। ठीक है बच्चों, और बस हमारे पास एक फंक्शन और बचा है यहाँ पे m2 और v2। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m1u1 और प्लस का m2u2। इस m1 का बच्चों इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा m1v2 m1u2 माइनस का m1u1 और प्लस का m2 और v2। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन सेम है तो उसको सेम साइड करेंगे, ऐड हो रहा है तो ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने देखा कि m1u1 और m1u1 मेरे पास लिखा हुआ है तो मैंने इस m1u1 को इधर लेके आ गया तो मैंने लिखा m1u1 फिर प्लस का m1u1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मैंने एनालाइज किया कि ये मेरे पास u2 फंक्शन है, ये भी u2 फंक्शन है, तो इनको भी सेम साइड किया तो लिखा m2u2 और माइनस का m1u2। और यहाँ पे दोनों v2 वाले फंक्शन हमने सेम साइड करे तो लिखा m2v2 और यहाँ पे जो फंक्शन मिलेगा हमारे पास लिखा हुआ है m1v2। अब बच्चों यहाँ से मैंने कॉमन क्या, यहाँ पे मैं ये ऐड हो जाएंगे तो मिला 2m1u1। यहाँ से बच्चों हमने कॉमन लिया u2 को तो ब्रैकेट में मिला m2 माइनस m1। यहाँ से बच्चों हमने v2 को कॉमन लिया तो हमें मिला m1 प्लस m2। अब v2 की वैल्यू अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो अब आप क्या करोगे, तो v2 इज इक्वल टू ये सारा जो m1 प्लस m2 है इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलेगा m2 माइनस m1 और अपॉन में m1 प्लस m2 और इसी के साथ u2 और प्लस का 2m1 और अपॉन में फिर से m1 प्लस m2 और इसी के साथ बच्चों हमारा जो फंक्शन मिला वो u1। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपके सामने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल के दिया है। इसी के तरीके से आप अगर v2 को पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपको v1 की वैल्यू आइडेंटिफाई होगी। तो बच्चों मैं v1 का भी आपको फॉर्मूला निकाल के बताने वाला हूँ, पहले आप बच्चों इसको नोट करोगे। इसी के साथ अब हम v1 की वैल्यू आपको बताने वाले हैं। तो कॉलिजन का डेरिवेशन एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, फिर हम आपको इसका एक न्यूमेरिकल भी करवा के देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको अभी v2 की वैल्यू निकाल के दी थी, अब मैं आपको v1 की वैल्यू बताने वाला हूं। तो बच्चों सिमिलरली भी आप लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी बता के दे रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन हम फिर से वही लिखेंगे m1u1 और यहाँ पे लिखेंगे m2 और u2 इज इक्वल टू बच्चों अब की बार m1 v1 को ऐसे लिखा, m2 लिखा। अब v2 को चेंज किया तो v2 की जगह मैं लिख सकता था u1 प्लस v1 और माइनस का u2। सेम प्रोसेस बच्चों यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट का, ये तो एज इट इज मिला। यहाँ पे m2u1 प्लस m2v1 और माइनस का m2 और u2। अब सेम अपन लास्ट तरीके से फिर से सेम फंक्शन को एक सेम साइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास m2u2 लिखा है और ये भी m2u2 लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने m1u1 को एज इट इज लिखा, ये m2u2 लिखा है। इस माइनस वाले फंक्शन को इधर लेके आ गए तो ये प्लस का m2u2 हो जाएगा। इधर वाला फंक्शन बच्चों मैंने चेक किया तो ये मेरे पास u1 का फंक्शन है, इसको मैं सेम साइड लेके आ गया तो लिखा माइनस का m2u1। और बच्चों इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया v1 को तो हमारे पास बचा m1 प्लस m2। अब बच्चों क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे तो मैंने ऐड करके लिख दिया 2m2 और u2। इनमें से बच्चों मेरे पास u1 कॉमन आ जाएगा तो हमें मिला m1 माइनस m2। ठीक है बच्चों, और सामने जो फंक्शन लिखा है तो v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो v1 की वैल्यू अपन को आइडेंटिफाई करनी थी तो v1 इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखूंगा m1 माइनस m2 और अपॉन में m1 प्लस
m2, इसके साथ u1 और प्लस 2m2 और अपॉन में बच्चों हम क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 और इसी के साथ बच्चों हमें मिला u2। तो बच्चों ये हमने आपको बता दिए दो फॉर्मूले वेलोसिटी के, यानी कि v1 का और v2 का। ठीक है बच्चों, तो ये कॉलिजन के आप डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने से आप क्वेश्चन को काफ़ी आसान बना सकते हैं। इसी के साथ बच्चों हम आपको इसका एक न्यूमेरिकल भी बताने वाले हैं, तो पहले आप इसको नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि हेड ऑन कॉलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कितना आसान होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि इलास्टिक कॉलिजन के केसेस में जो हमें v1 और v2 के फॉर्मूले मिलते हैं वो क्या मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन को मेंशन किया है और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे जो फॉर्मूले हमने प्रूव किए थे वो मैंने आपके सामने दोनों फॉर्मूलों को मेंशन कर रखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मेरे पास एक बॉल है जिसका मास 10 किलोग्राम है। तो बच्चों हम फिगर को बनाएंगे। मैंने कहा कि मेरे पास एक बॉल है उसका मास 10 kg है। ठीक है बच्चों, और एक दूसरा बॉल है उसका मास यानी कि बच्चों हमारे पास 20 kg है और बोला है कि अप्रोचेस टू ईच अदर। बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हेड ऑन कॉलिजन की बात की है, क्योंकि यहाँ पे उसने लिख के दिया है कि कॉलिजन हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि बच्चों लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम होगा, इसीलिए इस कॉलिजन को हम हेड ऑन कॉलिजन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बोला कि ये दो बॉल हैं ये आपस में एक दूसरे को अप्रोचेस कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे पास दो बॉल हैं और ये दोनों बॉल बच्चों आपस में एक दूसरे की तरफ जाती हैं। तो आपको फील करना यहाँ पे कि बॉलें एक दूसरे की तरफ जाती हैं, हेड ऑन कॉलिजन है, यानी कि बच्चों हेड आपस में टकराते हैं। तो जब हेड आपस में टकराएंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जो ये बॉल एक दूसरे की वेलोसिटी को इंटरचेंज करेंगी। ये वाली जो हमारी बॉल होगी वो इस वाली बॉल की वेलोसिटी से पीछे जाएगी और ये वाली जो बॉल होगी वो इस वाली बॉल की वेलोसिटी से पीछे जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे इसको फिगर से हम समझाते हैं। आपके पास ये मेरे पास दो बॉल है, इसकी वेलोसिटी मैंने u1 लिख दी और इसकी वेलोसिटी u2 लिख दी, लेकिन बच्चों ये एक दूसरे की तरफ अप्रोचेस हो रही हैं, मतलब अब की बार ये दोनों बॉलें आपस में एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। और मैंने कहा यहाँ पे वो कोलाइड हो जाती हैं। कोलाइड होने के बाद थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मिंग के बाद बच्चों ये दोनों बॉल आपस में एक दूसरे की वेलोसिटी को इंटरचेंज करेंगे। मैंने कहा अब की बार ये v1 से इधर आ गई और ये v2 से इधर आ गई। क्योंकि हेड ऑन कॉलिजन है तो यहाँ पे बच्चों ये सिंपल से फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें m1 की वैल्यू गिवन है 10 kg और m2 की वैल्यू हमें गिवन है 20 kg। अब की बार बच्चों उसने बोला कि यानी कि वो वेलोसिटी भी गिवन है, यानी कि u1 की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड और u2 की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब बोला गया है कि कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो v1 और v2 की वैल्यू हमें बतानी है। तो v1 भी आपको बताना है और v2 भी आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास दोनों फॉर्मूले पुट करके रखे हैं। तो सबसे पहले मैंने v1 का फॉर्मूला यूज़ किया, तो फॉर्मूले में हमें लिख के दिया है m1 माइनस m2। तो m1 की वैल्यू हमारे पास 10 है और m2 की वैल्यू 20 है और अपॉन में बच्चों 10 प्लस 20 हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे u1 की वैल्यू पुट करनी है, तो u1 की वैल्यू हमारे पास 20 है, प्लस का साइन लगा दिया। अब की बार 2 और m2, तो m2 की वैल्यू हमारे पास 20 है अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 10 प्लस 20। इसी के साथ बच्चों अब हमारे पास जो u2 की वेलोसिटी होगी ये माइनस में हो जाएगी। रीजन बच्चों क्योंकि बॉल अभी तक मैंने आपको जो डेरिवेशन में कराया था तो दोनों बॉलें सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अब की बार दोनों बॉलों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, यानी कि ये बॉल इस तरफ आ रही है और ये बॉल इस तरफ आ रही है। तो एक पॉजिटिव है और दूसरी हमारे पास नेगेटिव है, यानी कि बच्चों जो हमारी u2 की जो वेलोसिटी होगी उसको मैं लिखूंगा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो v1 को एज इट इज लिखा, ये बचा हमारे पास माइनस 10 और अपॉन 30 इंटू 20, यहाँ पे 40 अपॉन 30 और माइनस का 10, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये मिला माइनस का 20 अपॉन 3 और ये मिला माइनस का 40 अपॉन 3। इसको सॉल्व किया तो माइनस का 60 अपॉन 3 और कैंसिल आउट किया तो यानी कि v1 की वैल्यू माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो v1 पता चला। इसी तरीके से अब v2 को सॉल्व करते हैं, तो मैंने लिखा v2 को सॉल्व करेंगे। अब की बार हमें लिखना पड़ेगा m2 माइनस m1 यानी कि 20 माइनस 10 और अपॉन में 20 प्लस 10। ठीक है बच्चों, और u1 की वैल्यू की u2 की वैल्यू की बात करते हैं तो u2 हमारे पास है माइनस का 10 प्लस 2
m1 की बात करते हैं तो वो हमारे पास 10 अपॉन में तो यही 20 + 10 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ u1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 10 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड। इसको अपन बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये मिला 10/30 और माइनस का 10 और प्लस का बच्चों 20/30 और इनटू में 20। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे मिला माइनस का 10/3 और यहाँ पे मिला 40/3। तो ये हो जाएगा 30/3 और यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन से हम आपको ये बताने वाले हैं कि ड्यूरिंग कॉलिजन, यानी कि अगर मेरे पास इलास्टिक कंडीशन है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक है और हमारे पास हेड ऑन कॉलिजन है, तो बच्चों जो हमारे पास शुरुआत में वेलोसिटी होगी वही हमारे पास फाइनल में वेलोसिटी होगी। तो आपको आंसर से भी दिख रहा था कि शुरुआत में पहले वाले की वेलोसिटी कितनी थी 20 और दूसरे वाले की कितनी थी 10, लेकिन फाइनल में भी हमने एनालाइज किया, जब वो कोलाइड हो गई, कोलाइड होने के बाद वो दूर दूर गई तो दोनों ने एक दूसरे की वेलोसिटी को इंटरचेंज किया, तो बच्चों वैल्यू हमारी फिर से सेम आई है। बस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि दूसरी वाली बॉल, ये दोनों बॉल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। बिकॉज बच्चों जब दोनों बॉल कोलाइड करेंगी तो वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ही फेंक देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इस कॉलिजन को हम इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं कि दोनों की कंडीशनों में V1 और U1 और V2 और U2 आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आपको इसका एक क्वेश्चन और बताएंगे जिससे आपको और भी क्लियर होगा कि परफेक्टली इलास्टिक रियलिटी में क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा कि रियलिटी में इलास्टिक कॉलिजन के बाद जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो रिमेन सेम ही रहती है, यानी कि बच्चों फाइनल सिचुएशन में जो इनिशियल में वेलोसिटी थी वही फाइनल में वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जैसा कि क्वेश्चन को पहले हम रीड करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों यहाँ पे बोला है कि 2 बॉल बियरिंग, मतलब 2 बॉल हैं और उनके मास m दे रखे हैं। तो बच्चों मैंने कहा मेरे पास 2 बॉल हैं और इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, और बच्चों बोल रहा है कि ईच मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दोनों बॉल है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो मैंने कहा ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, लेकिन बच्चों दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो मैंने कहा कि U1 की भी अगर वैल्यू v है तो U2 की वैल्यू भी v है, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा बिकॉज बच्चों दोनों बॉल हैं अपोजिट डायरेक्शन में है। कोलाइड हेड ऑन, यानी कि बच्चों दोनों के हेड आपस में कोलाइड हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि ये हमारे पास सिचुएशन आई जब वो हेड ऑन कोलाइड हो गई। ठीक है बच्चों, कोलाइड होने के बाद थोड़ी सी डिफॉर्मिंग होगी शेप और फिर फाइनल सिचुएशन में वो फिर से एक दूसरे के अलग अलग हो जाएंगी और एक बॉल इस तरीके से जाएगी, एक इस तरीके से। मैंने कहा यहाँ वेलोसिटी V1 और यहाँ वेलोसिटी V2। ठीक है बच्चों, मास तो सेम ही रहेंगे बॉल के, ये m है, ये मास तो इसके कांस्टेंट m ही दे रखी है। प्रिडिक्ट द आउटकम, बच्चों बोला गया है कि हमें इस आउटकम को प्रिडिक्ट करके बताना है कि जो हमारा कॉलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है या नहीं है। तो बच्चों इसके बहुत सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको बेसिक से, क्योंकि अभी मैंने आपको जो पढ़ा रखा है उससे भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप इसको विद इन सेकंड भी बता सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूट का यूज करके, जो मैं इस लेक्चर के बाद आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहले हम नॉर्मली मेथड से आपको बताएंगे कि अगर मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी थी वो भी इनिशियल के इक्वल आ जाती है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो कॉलिजन है वो हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो मैंने आपके सामने लिख रखा था V1 = m1 - m2 और अपॉन में m1 + m2 और यहाँ पे हमारा U1 और प्लस का 2m2 U2 और अपॉन में m1 + m2। जैसा कि बच्चों ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो V1 की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे। बच्चों m1 - m2 यानी कि दोनों के मास सेम है, यानी कि बच्चों ये पूरी सिचुएशन हमारे पास 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो बचा उसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा 2m2 की जगह ये, और U2 की वैल्यू बच्चों हम पुट करेंगे माइनस का V और अपॉन में m और m हमें बच्चों 2m मिलेगा। तो 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो V1 की वैल्यू जो बच्चों मिली वो हमें माइनस का V मिली। तो यानी कि बच्चों जो V1 है वो U2 के इक्वल है, यानी कि हमारा केस अभी तक सही है। इसके साथ मैं सेकंड फिनोमिनन भी अगर चेक करूँगा तो सेकंड हमारे पास फॉर्मूला होता है V2 = m2 - m1 और अपॉन में m1 + m2 और इसी के साथ यहाँ पे हमारा जो फंक्शन आता है
वो U2 और प्लस का 2m1u1 और अपॉन में m1 प्लस m2। अब बच्चों यहाँ पे भी अगर मैं वैल्यू को पुट करूँगा तो मुझे फिर से पता चला ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। 2m और ये u1 की वैल्यू हमारे पास भी है और नीचे फिर से 2m, तो इससे ये कैंसिल, यानी कि v2 की भी वैल्यू हमें कितनी मिली, v मिली। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता लगा कि यहाँ पे मैंने कहा u1 हमारे पास v है और v1 हमारे पास माइनस v है, u2 हमारे पास माइनस v है और v2 हमारे पास v है। यही इस फिगर में हमें मेंशन कराना था। ये दोनों बॉल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, यहाँ पे कोलाइड हुई, कोलाइड होने के बाद उनकी शेप थोड़ी सी डिफॉर्म हुई, डिफॉर्म होने के बाद वापस से उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को रिगेन कर लिया, यानी कि आफ्टर कॉलिजन के बाद बच्चों दोनों की जो एनर्जी है वो लॉस नहीं हुई है। अगर एनर्जी लॉस नहीं होती तो इस तरीके के कॉलिजन को हम इलास्टिक कॉलिजन के नाम से जानते हैं या फिर हम उसको परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बताया कि कॉलिजन के फर्स्ट पार्ट को डिफाइन किया कि इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, इसके किस किस नाम से जानते हैं, इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। यानी कि बच्चों लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अगर आपकी सेम है तो इस तरीके के कॉलिजन को हम इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं। और आपको दो न्यूमेरिकल से आपको ये भी बताया कि आप किस तरीके से इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कॉलिजन 2 डायमेंशन। आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था ये था हमारा इलास्टिक कॉलिजन फॉर 1 डायमेंशन। यहाँ पे केवल एक ही एक्सिस की बात की थी, अब हम बात करेंगे 2 एक्सिस की, यानी कि एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस पे हम कॉलिजन को डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।